हे जदेऊ जोहार लगोंदू पांच भेपणो तई जदेऊ जोहार लगोंदू माता कुंदीगा रानी दुर्पदागा। इतनी बड़ी नंदा राज जात यहाँ पर होती है, उसको विश्व धरोहर अभी तक नहीं माना गया। जैसे द्रौपदी का चीरहरण है, जैसे द्रुपदा की लाज हमने कहा है। सुमाड़ी में एक अनसंग हीरो हुए हैं पंथा दादा, वो एक रीजन में जाना जाता है, लेकिन हमने अपने नाटक से उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस नायक को हमने उभारा। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस शो में। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ उसके लिए शब्द बहुत हैं, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक प्रसिद्ध रंगकर्मी जिनके बिना उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक कला का कोई भी मंच उनके बिना सोचना बेमानी सी होगी। वो हाथों में अगर माइक पकड़ लें तो एक अलग ही उद्घोषक का रूप देखने को मिलता है। उनके हाथों में अगर हारमोनियम आ जाए तो गज़ल गायकी और उनकी लोक गायकी का कोई सानी नहीं मिलता, और अगर वो हुड़का हाथ में ले लें तो बगडवाली सुनते ही बनती है। ऐसे ही एक विविध प्रतिभाओं से भरे एक व्यक्तित्व से मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ। तो आइए मिलते हैं उत्सव ग्रुप के डायरेक्टर श्री राकेश भट्ट जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। उत्सव ग्रुप, क्या सोच थी, कब से और कैसे शुरू किया, किस विजन के साथ शुरू किया? उत्सव ग्रुप का जो फाउंडेशन ईयर है वो केदारनाथ आपदा 2013 में जो आपदा हुई, तो 2014 में एक विचार आया कि एक सांस्कृतिक संगठन भी एक ऐसा हो जिसमें हम सामाजिक उपादेयता अपनी दर्ज कर सकें। तो 2014 में हमने उत्सव यानी उत्तराखंड थिएट्रिकल संस्कृति एंड विजुअलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के हमने ये ग्रुप श्रीनगर में तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पहाड़ का जो हमारा कल्चर है, इंटीग्रेटेड कल्चर है जो विविधताओं से भरा हुआ है। यद्यपि उससे पहले भी बहुत से लोगों ने उस पर काम किया, लेकिन हमारा ये मानना था कि जो बिखरा हुआ एक सांस्कृतिक जो हमारा अलग अलग एक रूप है, उस रूप को एक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए उत्सव ग्रुप का निर्माण हुआ। 2014 से और अब तक हमने बहुत उल्लेखनीय इसमें काम किया है। बेसिकली हमारा जो काम है वो रिसर्च ओरिएंटेड काम है कि किसी एक विधा पर पहले जा कर के शोध करें, उसका संग्रहण करें, उसका स्क्रिप्ट उसके तैयार करें और फिर उसको आखिर में मंचन के लायक बनाएं और पब्लिक डोमेन में उसको हम मंचित करें। उससे हमारी दो तीन चीज़ें जो मुझे लाभ की जो लगी, एक तो हमें विषय की जानकारी, नए नए विषयों की जानकारी हुई, ऐसे विषय जो हमारे समाज में कहीं मृत प्राय हैं, जिनके बारे में अध्ययन करना बहुत आवश्यक था हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए। दूसरा, हमारा एक जो फोक आर्टिस्ट का जो एक कुनबा है उसको हम उसमें जोड़ पाए। और तीसरा है कि बहुत अल्प ही सही लेकिन एक व्यावसायिक अप्रोचेस के साथ हमने काम करना शुरू किया। तो बहुत से कलाकार हमारे ऐसे हैं जो व्यावसायिक रूप से हमसे जुड़े हुए हैं और उसका फ़ायदा लेते हैं। क्या क्या उपलब्धियां रही आपके ग्रुप की जब से आपने बनाया और आज तक की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी उपलब्धियां जो आप बताना चाहें? सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी ये है माधुरी जी कि हमने कुछ फोक आर्टिस्ट इसमें आइडेंटिफाइड किए। बहुत से बाजगरी हमारे होते हैं जो ढोल वादक होते हैं, उनको बहुत प्रॉपर मंच नहीं मिल पाता है। तो हमने सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था कि जो हमारे पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं, ढोल, दमाऊं, रणसिंगा, मशरकबीन, इनका हमने एक संगठन बनाया उत्सव के मंच पर। और हमसे ये कहा जाता था कि जहाँ जहाँ जिन जिन परिवारों में जब शादियाँ होती थी तो मुझसे ये कहा जाता था क्या हमारी शादियों में कहीं ढोल का प्रबंध हो सकता है, कहीं दमाऊं का प्रबंध हो सकता है, कहीं हुड़के का प्रबंध हो सकता है। तो मुझे ये मतलब बड़ा अफसोस होता था कि हम इसको अभी प्रबंध के तौर पर ले रहे हैं, आवश्यकता के तौर पर नहीं ले रहे हैं। तो हमने कहा ये प्रबंध नहीं, ये हमारी शादियों की, हमारे संस्कारिक कार्यक्रमों की एक प्रबंधन होना चाहिए, ये आवश्यक प्रबंधन होना चाहिए। तो हमने फिर एक ग्रुप बनाया और डिफरेंट पूरे हिंदुस्तान में हमने, आप ताजुब करेंगे कि
पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर के, साउथ से लेकर के और बम्बई तक के हमने अच्छे अच्छे फंक्शंस में, जो हाँ हमारे प्रवासी गढ़वाली या कुमाऊनी जो लोग थे, उनकी शादियों में, उनके वैवाहिक कार्यक्रमों में, उनके संस्कार के कार्यक्रमों में हमने वो लोग भेजना शुरू किए और अब तक वो हमारी उपलब्धि चल रही है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों को एक उपयुक्त रोजगार इस माध्यम से मिला और एक अच्छी पहचान मिली, और आज उसका परिणाम है कि हमारा ढोल, हमारा दमाऊ या जो पारंपरिक वाद्य हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। दूसरी उपलब्धि ये है कि जो हमारे फोक आर्टिस्ट थे, जो अच्छा गाते थे, उनको मंच नहीं मिला, अच्छा डांस करते थे उनको मंच नहीं मिला, अच्छा एक्ट कर सकते थे उनको मंच नहीं मिला। इस मंच पर, जहाँ पर कि हमारी प्राथमिकता ही है कि उत्तराखंड के पहाड़ को और फोक को प्रमोट किया जाए, तो उस मंच पर हमने ऐसे आर्टिस्ट को प्रमोट किया, उनकी फोक आर्ट की स्किल डेवलप हुई, फोक एक्टिंग की स्किल डेवलप हुई, फोक सिंगिंग की स्किल डेवलप हुई, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे हमारे माइथोलॉजिकल जो हमारा नॉलेज है थिएटर का, वो डेवलप हुआ, तो उनको जानने का अवसर मिला। जिसमें नंदा की कथा, एक जो डॉक्टर नंद किशोर हटवाल हमारे सीनियर राइटर हैं, उनकी लिखी हुई जो कहानी कथा है, उसके 500 शोज हम अब तक कर चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपने चक्रव्यूह तो हमारा देखा भी है, सुना भी है, हालांकि वो उससे पहले दूसरे ग्रुप से हम करते थे, लेकिन उसके बाद हमने उत्सव ग्रुप में भी उसको अडॉप्ट किया और पूरे अभी 100 से ऊपर हम उसके शोज़ कर चुके हैं अभी उत्सव ग्रुप में रह करके। उसके अलावा महाभारत कालीन जो नाटक होते हैं, उपनाटक होते हैं, जो हमारे फोक में समाहित हैं, जिनकी मान्यता हमारे लोक में है, जैसे द्रौपदी का चीरहरण है, जैसे द्रुपदा की लाज हमने कहा है। सुमाड़ी में एक अनसंग हीरो हुए हैं पंथा दादा, वो एक रीजन में जाना जाता है, लेकिन हमने अपने नाटक से उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस नायक को हमने उभारा, बहुत प्रसिद्ध हमारा नाटक हुआ। और उसके अलावा हमारे जो फोक डांसेस हैं, फोक सिंगिंग है, फोक डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, ये हमारी मतलब एक लंबी यात्रा है और अंगुलियों पर गिनाएंगे तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि निरंतर अभी 2014 से, और ये 2023 है, कोरोना के पीरियड में हम ज़रूर थोड़ा सा हमारी डिस्टर्बेंसेस हुई थी, लेकिन अब हम फिर से अपनी गति में हैं। व्यावसायिकता के तौर पर आप संस्कृति को कैसा उद्यम मानते हैं? बिल्कुल, ये उद्यम है, मैं इसे कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप कहता हूँ, और दो तरह के डायमेंशन इसमें है। एक तो हमारा संस्कृति का प्रोटेक्शन है, संरक्षण है। जी। संरक्षण तभी होता है जब हम इसे मंच से इतर भी इसको अपनाते हैं, व्यवहार में भी हमारा ये आना चाहिए। मंच पर हम सिर्फ मनोरंजन का एक पैमाना होता है, लेकिन वो मंच से बाहर जो हमारे जीवन में अगर वो उतरे, एक कलाकार जब तक अपने जीवन में उस कल्चर को इम्प्लीमेंट न करे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी कलाकारी तब तक पूर्ण है। पूर्णता तब आएगी जब वो उसका अनुपालन में भी हो। अनुपालन हमारा होता है, हम घर से ही शुरुआत करें, अपने बच्चों से हम लोकल डायलेक्ट में बात करें, कुछ लोक कथाओं के बारे में अपने बच्चों को बताएं, लोक परंपराओं के बारे में अपने बच्चों को बताएं, जो हमारी ट्रेडिशन, जो हमारे बाप दादाओं ने, उनसे फोर फादर्स ने छोड़ी है, उनका अनुपालन करते रहें, क्योंकि वो जो ट्रेडिशंस हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो बहुत साइंटिफिक हैं। जीवन जीने की कलाएं उन ट्रेडिशंस में हैं, और अगर हम अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इम्प्लीमेंट हम ठीक से कर पा रहे हैं। तो दो तरह से, एक तो हम मंच पर जितना दिखाते हैं उसको जीवन में उतना अनुपालन भी करें। दूसरा आपका प्रश्न था कि कैसे उसको उद्यम के रूप में देखते हैं। अगर आप देखें पूरे भारतवर्ष का अगर आप अध्ययन करें, उत्तराखंड के अलावा नॉर्थ के, मैं सिर्फ स्टेट गिना रहा हूँ, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, या फिर और नीचे आप गुजरात में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, प्रत्येक स्टेट की अपनी कल्चरल पॉलिसी है जी। और राजस्थान सबसे बेस्ट उदाहरण इसका मैं मानता हूँ। राजस्थान में प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में एक कलाकार एक परिवार में ज़रूर होगा जिसकी आजीविका वहाँ की संस्कृति के आधार पर चलती है। अच्छा। और जिस तरह से, मैं ये बात कहने में मुझे मतलब संकोच नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड में जिस तरह से शराब नीति है, यहाँ रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जाता है शराब से आए और तब हम यहाँ का रेवेन्यू कमाए जाए, लेकिन राजस्थान में या गुजरात में, दूसरे प्रदेशों में इस तरह की सोच नहीं है। वहाँ कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप से जो रेवेन्यू आता है उससे मैक्सिमम काम चलता है, जबकि उससे ज़्यादा संभावनाएं हमारे उत्तराखंड स्टेट में। यहाँ पर हम हब्स बनाएं, म्यूजियम्स बनाएं, कुछ ऐसे कल्चरल सेंटर बनाएं जिसमें यहाँ तो इतने हज़ारों और लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं
क्या हम उनको उस म्यूज़ियम को नहीं दिखा सकते हैं, संग्रहालय नहीं दिखा सकते हैं, परंपरा की चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, कोई हब्स नहीं बना सकते हैं जहाँ से हम शराब के बजाय वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करें? लेकिन हमारे पास पॉलिसी की कमी है, जबकि इतना वेल कल्चरल हमारा है। हम सिर्फ कल्चरल टूरिज्म की बात करते हैं, सिर्फ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन एक सांस्कृतिक कर्मी के लिए हमारी सरकार ने कभी सोचा नहीं है कि इनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां से दुनिया भर का टूरिज्म आकर के, टूरिस्ट जो आता है वो उनको देखे और वो भी वहां से पैसा कमाए। जबकि दूसरे स्टेट्स में हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको प्रति व्यक्ति उनको जो है रेवेन्यू का हिस्सा दिया जाता है। उत्तराखंड में अभी इस बात की कमी है। तो मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूँ, सरकार तक अगर हमारी बात जाए तो यहाँ कल्चरल हब्स बनने चाहिए। इतने टूरिस्ट आते हैं तो जगह जगह, अगर आप जैसे राजस्थान में कल्चर है ढाणी कल्चर, ढाणी का मतलब होता गांव। हमने अपने उत्तराखंड में सांस्कृतिक गांव स्थापित नहीं किए गए हैं। कोई ऐसा स्थान अभी डेवलप नहीं हो पाया जहां पर हम बहुत गर्व से टूरिस्ट को ले जाएं, कहिए ये हम यहाँ पर हमारे उत्तराखंड का दर्शन होता है। तो इसकी अभी कमी है। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाएगा और हमारे आर्टिस्ट प्रमोट होंगे, संस्कृति भी बचेगी और उनके जेब में पैसा भी जाएगा। तो ये जो आप बता रहे हैं उत्तराखंड को, जो हम अभी तक अपना सांस्कृतिक पर्यटन से नहीं जोड़ पाए हैं, तो हमारा सिर्फ होटल का कल्चर है और ढाबों का कल्चर है, जो कि होना चाहिए, वहाँ से भी चूल्हे जलते हैं, लेकिन उसका तीसरा डायमेंशन एक होना चाहिए कि यहाँ के जितने जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं उनको भी एक हब में रखें, आप एक छतरी के नीचे रखें। तो इसमें समाज, शासन और सरकार तीनों ही तरफ से मुझे लगता है उदासीन, समाज की उदासीनता सबसे ज़्यादा है। और समाज जब उदासीन होता है तो सरकार उसका फायदा लेती है और शासन सुषुप्त हो जाता है। तो जनता जब तक आगे नहीं आएगी, ये एक आंदोलन के स्तर पर इस बात को उठाया जाना चाहिए। ये जो सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, या जो सांस्कृतिक वाला पार्ट है, उसमें जो योजनाएं हमारी सरकार की तरफ से कुछ हैं, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया है, लेकिन आप क्योंकि संस्कृति कर, जी योजनाएं हैं। क्या आप उन योजनाओं के बारे में? योजनाएं क्या हैं? योजनाओं के नाम पर ले दे करके एक संस्कृति विभाग खोला गया है, संस्कृति निदेशालय खोला गया है। आए दिनों उसके घपले घोटालों का भी चर्चा आम होता रहता है, जिस पर मुझे जाना नहीं है जब तक, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे प्रमाण नहीं। लेकिन हम जब सुनते हैं, क्योंकि मैं खुद विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ कलाकारों का ऑडिशन 3 वर्ष में एक बार लिया जाता है फोक आर्टिस्ट के नाम पे। लेकिन दुर्भाग्य से आपके माध्यम से बात कहूँ कि उसमें से मुश्किल से 5% आर्टिस्ट को मौका मिलता है। अब जो दूर के, जो पिथौरागढ़ का जो ऑडिशन जिसने दिया होगा, जोशीमठ का जिसने ऑडिशन दिया होगा, उसको निदेशालय कभी याद नहीं करेगा, तो उसका उन्नयन हो नहीं सकता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक पक्षीय बर्ताव जिसे कह सकते हैं। योजनाओं के नाम पर तो मेरे हिसाब से ये है। बाकी इसमें हम एक आर्टिस्ट के तौर पर, चूँकि हम लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी होती है कि स्टेट की कौन सी पॉलिसी निकली है, सेंटर की कौन सी पॉलिसी निकली है, तो हमें पता चलता रहता है और उनकी योजनाओं का थोड़ा बहुत कभी कभी हम भी लाभ ले लेते हैं। लेकिन एक मीडियम दर्जे का जो आर्टिस्ट होता है, जिनको ना अखबार की नॉलेज है, ना वेबसाइट की नॉलेज होती है, ना उनका, तो औपचारिक भर से वो वेबसाइट में डाल देंगे, अखबार में ऐड दे देंगे, लेकिन आम आर्टिस्ट तक वो सूचना नहीं जा पाती है। मुझे ये मांग है मेरी कि उन आर्टिस्ट तक पत्राचार होना चाहिए कि आपके लिए योजना आई है, इस पर आप अप्लाई करिए, इसको देखिए, आपके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ अखबार भर में देने से, वेबसाइट में डालने से एक लेमैन जो आर्टिस्ट होता है वहाँ तक वो बात नहीं पहुँच पाती है, तो वो योजनाओं से वंचित हो जाते हैं और वो पैसा लैप्स हो जाता है। जो लैप्स होकर के वो कहाँ जाता है वो आपको पता है। जी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संस्कृति को कितनी पहचान मिली और कितनी पहचान मिलना अभी बाकी है? दुर्भाग्य है कि जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। हालांकि उत्तराखंड के कुछ ऐसे विशेष, जैसे कल्चर को कह सकते हैं, जैसे आपने रम्माण सुना होगा। रम्माण एक ऐसा हमारा कल्चरल डायमेंशन है जिसको विश्व धरोहर माना गया है, यूनेस्को ने उसको अडॉप्ट किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ सिर्फ रम्माण ही यहाँ विश्व धरोहर के लायक नहीं है। इतनी बड़ी नंदा राज जात यहाँ पर होती है, उसको विश्व धरोहर अभी तक नहीं माना गया। इतनी बड़ी देव यात्राएं, यहाँ से 6-6 महीनों तक लोग पैदल चल करके एक गांव से दूसरे गांव में एक सांस्कृतिक विनिमय करते हैं। 6 महीना, साल भर तक लोग पैदल नंगे पांव चलते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक सांस्कृतिक विनिमय होता रहे।
एक गांव से दूसरे गांव की संस्कृति का आदान प्रदान होता रहे और एक सांस्कृतिक वातावरण बना रहे, एक सामुदायिक भावना बनी रहे। अभी वो विधाएं लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। पांडव संस्कृति जो हमारे पूरे उत्तराखंड की है, जो मुझे लगता है कि पूरे भारत में सबसे स्ट्रांग अगर कोई कल्चर है, सबसे बेस्ट अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो पांडव कल्चर है। एक एक महीने, दो दो महीने तक होने वाले पांडव नृत्य हैं, उनके बीच में होने वाले डिफरेंट इवेंट हैं जो मास इवेंट होते हैं, जिसमें पूरी कम्युनिटी हमारी एक हो जाती है। उसे विश्व धरोहर में अभी गिना नहीं गया है। हम अपने ही कुनबे तक सीमित हैं। जौनसार, बाबर आप चाहें तो जितना मतलब उतने लोग नहीं हैं जितनी वहाँ सांस्कृतिक विविधताएं हैं। अभी यहाँ हमारी सरकार की, शासन की, सत्ताओं की दृष्टि इस पर नहीं पड़ी है और इनको अगर समेटा जाए तो इतना बड़ा सांस्कृतिक हब हमारा बन सकता है कि उत्तराखंड एक संस्कृति प्रधान प्रदेश बन सकता है पूरे विश्व स्तर पर, और पूरा का पूरा रेवेन्यू वो उठा सकता है हमारा उत्तराखंड इन सब विविधताओं को लेकर के। तो ये ज़रूरत है हमारे सरकार की कि इन पर ध्यान दें। तो ये जो आप सांस्कृतिक उन्नयन की बात कर रहे हैं, आपके पास कुछ योजनाएं हैं इससे लेके, ताकि आप हमारे माध्यम से या इस शो के माध्यम से आप कुछ ऐसा बता सकें हमारे समाज को और सरकार को? सबसे सटीक योजना तो है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है स्कूलों में, कॉलेजेस में या दूसरे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जो पाठ्यक्रम है, नो डाउट कि रोजगार परक होनी चाहिए शिक्षा, लेकिन रोजगार परक के समानांतर संस्कृति परक भी हमारी पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसमें आप भाषाओं को पढ़वाएं, यहाँ के फोक सॉन्ग्स पढ़वाएं, यहाँ की लोक कथाएं पढ़वाएं, यहाँ के ट्रेडिशंस पढ़वाएं, यहाँ के ट्रेडिशनल व्यंजनों को पढ़वाएं, यहाँ के पहनावों को पढ़वाएं। एक सेपरेट जब तक आपका एक करिकुलम नहीं बनेगा, बच्चा जानेगा ही नहीं कि हमारी दादी ने हमारे बाप को क्या खिलाया ऐसा कि जो अभी तक जीवन ठीक ठाक चल रहा है। हमारे परंपराओं में कहा गया कि जो खान पान की जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी वो सीधे सीधे हमारे जीवन काल से जुड़ी हुई है, मतलब हमारा दीर्घ जीवन से जुड़ी हुई थी। आज हम बर्गर, पिज्ज़ा, ये वो जो भी मतलब ये जो मिल रहा है, ये हमारे खान पान के व्यंजनों से बहुत अलग और बहुत ही विकृत एक हमारा जो व्यंजन हम अपना रहे हैं, तो हमारे जीवन स्तर को वो बहुत डगमगा रहा है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अध्ययन है, हमारे इंडिया के समेत जो मतलब एशियन कंट्रीज़ हैं, जो हमारा डेथ रेट है, मृत्यु दर है, वो हमारे जवान लड़कों में ज़्यादा है। ये दुर्भाग्यजनक बात है। वो रोड एक्सीडेंट, नशा, दूसरी तरह की जो खान पान की बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, अवसाद हैं, जितना भी है, इनको लेकर के, और आज खास सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू ये है कि हमारे नौजवानों में सुसाइड फीलिंग्स आ रही हैं। बात बात पर वो आत्महत्या करने की धमकी, आत्महत्या कर लेते हैं। वो हमारे सांस्कृतिक आचरण की विकृतियों से हुई ये परेशानियां हैं। मैं कहता हूं कि जो आज का जो हमारा युवा है, मैं तो उनको यही कहूँगा कि संस्कृति को सिर्फ मनोरंजन की चीज़ न माने, उसको अपनाने की चीज़ माने, जीवन में उतारने की चीज़ माने, ताकि हमारा जीवन समृद्ध हो, हमारी सोच बहुत वैज्ञानिक हो, हमारा फ्यूचरिस्टिक हमारा कोई प्लान बने, ऐसा मैं मानता हूँ। तो संस्कृति का हमारा बड़ा रोल है, और उसमें जो हमारी जो लाइव आर्ट्स हैं, जो थिएट्रिकल आर्ट्स हैं, जो विजुअल आर्ट्स हैं, जो फोक आर्ट्स हैं, वो आपके जीवन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, जीने का एक अंदाज़ देती हैं, जीने के रास्ते बताती हैं। तो इसको हमारे जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बनना चाहिए। तो पाठ्यक्रमों में, स्कूल्स में हो, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक। एक संदेश अगर आप सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उत्तराखंड या सांस्कृतिक फील्ड को लेकर हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि समाज में आप कितना भी बड़ा बन जाएं, समाज में आप कितना भी बड़ा नाम कमा दें, ज़ीरो से शुरुआत करके आप शिखर पर चले जाएं, लेकिन एक प्रश्न आपके समक्ष हमेशा रहता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी ओरिजिन क्या है, आपके माँ बाप कौन हैं, आपके फोर फादर्स कौन हैं। ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने होता है विश्व में हम कहीं भी जाएं। तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग जवाब होना चाहिए कि हम फलां जगह से हैं, फलां माँ बाप के बेटे हैं, या हमारे फलां फोर फादर हैं, जिनकी इस तरह की कल्चरल डाइवर्सिटी रही है, जिनकी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत रही है। हम उस सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं।
लेकिन ये जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप उस संस्कृति को, उन परंपराओं को भी फॉलो कर रहे हों। अपने मूल्य को बनाए रखिए। मूल्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अपनी परंपरागत जड़ों से आप जुड़े रहें। आप उस इलाके का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करें जहाँ से आप हैं। वो आपकी बोली में हो सकता है, आपकी भाषा में हो सकता है, आपके खान पान में हो सकता है, आपके पहनावे में हो सकता है, आपके आचरण में हो सकता है। और जब तक आप अपने इन जड़ों को पकड़े रखेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपके मौलिकता को डिगा नहीं सकती है। जाते जाते आप यहाँ पर आए और उत्तराखंड की लोक संस्कृति से अगर आप कुछ रूबरू कुछ गुनगुना सकें, कुछ बता सकें तो। बहुत से ऐसे नाटक हैं हमारे, बहुत से ऐसे परफॉर्मेंसेज हैं जहाँ पर हमारे फोक सिंगिंग, फोक डांस बहुत प्रोमिनेंट रहा है। चक्रव्यूह तो आपने कई बार सुना है। मूलतः उसका एक मैं बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जब 2001 में हमने इसकी शुरुआत की थी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, तो उससे पहले हम लोग हिंदी में अडॉप्ट करते थे इसको, और हिंदी के संवाद बोलना, हिंदी के गीत बोलना, जो कि आमतौर पर बहुत सामान्य सी बात थी। जब हमने देखा कि पांडव नृत्य या इससे जुड़े हुई जो चीज़ें हैं वो सब हमारे जो पहाड़ीपन है उसमें पूरा गढ़वालीपन है, तो क्यों ना उसका गायन गढ़वाली में हो, क्यों ना उसके संवाद गढ़वाली में हो, और गढ़वाली में एक चक्रव्यूह की रचना हुई। तो जैसे एक पंडवाणी हमारे यहाँ एक शैली है। पंडवाणी का मतलब होता है कि जो पांडवों की गाथा को के गायन को पंडवाणी कहते हैं। हालांकि आपने छत्तीसगढ़ में तीजन बाई का नाम सुना होगा, जो पंडवाणी गाती हैं, उनका थोड़ी शैली अलग है। हमारे यहाँ की जो बाजगिरी की जो पंडवाणी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसका एक नमूना मैं आपको बताऊं। चक्रव्यूह की घटना है, सेट सजा हुआ है, यानी कौरव की सेना उधर से, पांडवों की सेना इधर से, और एक चिट्ठी जैसे कागड़ी कहा जाता है हमारे यहाँ, कागड़ी आ रही है। पांडवों के शिविर में जब वो कागड़ी पहुंचाने वाला आता तो वो कह रहा है, हे जदेऊ जोहार लगाऊं 5 भय पणोते, जदेऊ जोहार लगाऊं माता कुंदीगा, रानी दुर्पदागा, हे पणो आज मेरा स्वामी दुर्योधन तुम्हारा वास्ता या कागली लेखिंच, घोड़ा घोड़ा आखर लेखा छन, छाटा छाटा रह बार, रूखा रूखा शब्द लेखा छन, यार तीखा तीखा स्वाल। आज गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रंजना करे, अतमा तुम युद्धकनों को न्यू तू भेजू च, आज तुमने चक्रव्यूह भेद भेजी तुम्हारी, नी भेद सकित ये कुरुक्षेत्र में तुम हार मान हुए गया। एक लंबी कथा इस तरह से चलती है, और इस स्क्रिप्ट को हमने 2001 में प्रोफेसर D.R. पुरोहित, आचार्य कृष्णानंद नौटियाल और स्वर्गीय सर्वेश्वर दत्त कांडपाल, 3 साहित्यकार थे, इन्होंने इसकी रचना की, और एक माइलस्टोन बन गया है जो अब तक लगातार जारी है। कोटद्वार में भी, कर्णवाश्रम में भी हुआ है, और उम्मीद है कि फिर कभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी कुछ ऐसे चीज़ें बन गई हैं जो मुझे लगता है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक ये होती रहेंगी। बहुत सुंदर आपने गाया, मुझे तो वाह बोलने का भी मौका नहीं मिला, मैं इतना खो गई इसमें। तो आप थे राकेश भट्ट जी, और मुझे विश्वास है कि ये वार्ता भट्ट जी के साथ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी, और इस तरह की आगे भी हमारी जो वार्ता है उनसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।